क्वेश्चन ये है, पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स कौन होते हैं? जो पानी में रहते हैं। सॉइल पे रहने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं? जो सॉइल पे रहते हैं। तो ये कौन होते हैं? सॉइल पर रहने वाले। और ये कौन है? जो पानी में रहने वाले। फिश किस में आएगी? एक्वाटिक में, टेरेस्ट्रियल में? एक्वाटिक में। हम किस में आएंगे? टेरेस्ट्रियल। हम सॉइल पे रह सकते, हम पानी में जाके हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन फिश रह सकती है। तो ऐसा कहते हैं कि मान लेते हैं कि 1 मिनट में हम लोग अगर बोले सांस कितनी रहे, तो मान लेते हैं हम 16 बार सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। हम लोग 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। लेकिन जो पानी में रहते हैं वो मान लीजिए, मैंने मान लीजिए बोला, मेरा डेटा ये एग्जैक्टली नहीं है, मान लीजिए वो 1 मिनट में वो 100 बार सांस ले रहे हैं पानी में रह के। यानी पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म हमसे कहीं ज़्यादा तेजी से सांस लेता है, हाँ कि ना? और यही क्वेश्चन है कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म यानी फिशेस ज़्यादा जल्दी जल्दी क्यों सांस लेती हैं? जैसे हम क्या कर रहे हैं आराम आराम से, बट फिश में ऐसा नहीं होता। इसका आपसे आंसर पूछते हैं, तो सुनिए इसका आंसर क्या है। पहली बात, ये रहा, मान लीजिए ये रहा वाटर वाला एरिया, और मान लीजिए ये रहा सॉइल वाला एरिया, ठीक है? तो सॉइल में हमारे पास एयर प्रेजेंट है, तो बेसिकली जो सॉइल पे रहते हैं वो सांस लेने के लिए एयर से खींच लिया करते हैं ऑक्सीजन। आप जानते हो कि ऑक्सीजन जो हवा में होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है हमारे पास। ये हमें हवा में मिलने वाली ऑक्सीजन है। पानी में ऑक्सीजन थोड़ी कम घुलती है, क्योंकि ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए एक प्रेशर चाहिए होता है, और वो प्रेशर क्योंकि नेचर में इतना नहीं होता, इस वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? एयर से कम होती है, ठीक है? मान लीजिए कि मैंने जो 1 मिनट में 16 बार सांस ली, मुझे मान लीजिए मैंने इसमें 1000 ऑक्सीजन खींच ली मैं 16 बार में, है ना? क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो मैं कम भी सांस लूँगा तो भी ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे शरीर के अंदर पहुँच जाएगी। अब एक बात सोचो, जो पानी में रहता है उसके साथ क्या होगा? उसको ये पता है कि पानी में ऑक्सीजन बाहर के मुकाबले कम है। अगर वो जैसे मान लो मैंने 16 बार सांस ली, अगर ये भी 16 बार सांस लेगा, तो 16 बार सांस लेने से जितना ऑक्सीजन मुझे मिला, क्या इसे उतना मिलेगा? इससे शायद बहुत ही कम मिले। तो ये चाहता है कि इसे भी ज़्यादा मिले ऑक्सीजन, तो क्या करेगा? ये पानी को जल्दी जल्दी लाएगा। जब पानी जल्दी जल्दी अंदर आएगा तो उसमें से पानी में से जल्दी जल्दी क्या निकलेगी? ऑक्सीजन निकल निकल के इसको मिलती रहेगी। तो भाई देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, हम आराम से खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये क्या करते हैं, इनके पानी में कम ऑक्सीजन होने की वजह से इन्हें ज़्यादा पानी अंदर लाना बॉडी में। अब ज़्यादा पानी लाने के लिए पानी को जल्दी लाना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये तेज़ी से ब्रीथ करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये होता है, वाई डू फिशेस ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल? यानी फिशेस ज़्यादा तेज ब्रीथ क्यों करती हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के मुकाबले? इसका क्या आंसर आएगा? हम लिखेंगे बिकॉज देयर इज लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व in water as compared to air. To get enough oxygen, they breathe faster. क्योंकि सॉइल के बाहर हवा में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहना येलो डॉट, ये ऑक्सीजन है, ठीक है? ये बाहर क्या है? ये ऑक्सीजन हो गया, और ये हो गया पानी के अंदर ऑक्सीजन। ये
तो जो पानी में रहता है, पानी में रहने वाले को क्योंकि अच्छे खासी ऑक्सीजन, अब मान लीजिए अगर बाहर रहने वाले को 100 ऑक्सीजन चाहिए तो अंदर रहने वाले को भी 100 चाहिए, हाँ कि ना। बाहर वाले को 100 अगर 10 बार सांस लेने से मिल रही है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले वाले को क्या है, जब ऑक्सीजन कम है तो उसको यही 100 ऑक्सीजन लेने के लिए, मान लीजिए हमने 10 बार ली तो वो शायद 30 बार सांस लेगा, 40 बार लेगा। तो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से एक्वाटिक एनिमल ज़्यादा तेज ब्रीथ किया करते हैं, हाँ कि ना। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जाम में आता है और मैंने दिखाया फिशेस। अच्छा, पानी में मैं जिस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ आप इसको गलत लेके जा रहे हो। सर क्यों लेके जा रहे हैं गलत? हम लोग क्या मानते हैं, जैसे पानी जो होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2। तो बच्चे ये मान लेते हैं कि सर जो पानी में रहने वाला ऑक्सीजन जो हम कह रहे हैं कि मछली ऑक्सीजन ले रही है, वो मछली ये वाला ऑक्सीजन ले रही है। नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं लेती मछली, कभी भी पानी का ऑक्सीजन थोड़ी लेती है। सर फिर कौन सी ऑक्सीजन? पानी के अंदर क्या होता है, जैसे पानी के अंदर मान लीजिए ये हो गया एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये हो गया एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये हो गया एक तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल। हवा के अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आके फंस जाती है। कहाँ फंस जाती है? दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फंस जाती है। तो मछली इस वाली ऑक्सीजन का यूज़ करती है। तभी तो मैंने ऑक्सीजन नहीं बोला, मैं डिसॉल्व ऑक्सीजन कह रहा हूँ। अगर हम कह दें कि मछली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही है तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। क्यों? फिर तो हर बच्चा क्या सोचेगा, ये पानी वाला ऑक्सीजन ले रहा होगा। अब मैंने बोला डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब एक ऐसी ऑक्सीजन जो पानी में नहीं थी लेकिन पानी में आ गई हवा से। और वो कौन सी होगी? वो बीच में जो आके फंस गई है। तो मछली इस वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, और क्योंकि पानी के अंदर स्पेस थोड़ा कम होता है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम बैठती है। ओके, ये चीज़ आप खुद पहाड़ों में फील करोगे। पहाड़ों पे जाओगे ना, जब ऊंचाई पे जाओगे वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है हवा में, तो वहाँ पे तेज़ी से करोगे, बिजी करोगे यूँ, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन क्या है, कम है ना, तो आपको ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा के लिए ज़्यादा आपको ज़्यादा बार सांस लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे हवा में इनफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर हम इसके बाद बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक आता है दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमें ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। देखो ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताऊं तो बेसिकली हम जिस ऑर्गन से सांस लेते हैं उसी को बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये हम बात कर रहे हैं, हमारे पास है पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास फेफड़े होते हैं, हमारे पास पेयर एक लेफ्ट में और एक राइट में है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसका इमेज अगर आपको दिख रहा हो तो आपको मालूम पड़ रहा होगा, हमारे पास लंग्स ये रहा और दूसरा लंग हमारे पास ये रहा। आपने गौर फरमाया हो तो देखो राइट साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है राइट साइड में ना। तो यहाँ पे नीचे लीवर होता है, क्योंकि ये वाला जो लंग्स है वो राइट वाले लीवर पे रेस्ट कर रहा होता है, तो ये लंग्स थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। सर ऐसे कैसे? एक गुब्बारे में पानी भरो आप, हवा में लटका रहेगा तो लंबाई में होगा गुब्बारा, लेकिन जैसे ही आपने किसी सरफेस पे रख दिया वो चौड़ा हो जाता है। अब जो ये हमारा फेफड़ा है ये बिल्कुल एक हवा के गुब्बारे जैसा होता है। अब क्योंकि नीचे लंग्स नीचे लीवर है, तो जैसे ही लीवर पे रेस्ट करता है तो हमारा जो राइट वाला जो फेफड़ा है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आ सकता है कि बताइए कौन सा आपका जो लंग्स है वो चौड़ा होता है? राइट वाला, याद है ना, ये राइट वाला होगा और ये लेफ्ट वाला। वो लेफ्ट नहीं है। सर क्यों ऐसा, वो राइट क्यों नहीं है? बताता हूँ मैं। कभी भी ऑर्गन में जो राइट और लेफ्ट होता है वो हमारा कभी होता ही नहीं है, वो जिसका ऑर्गन है उसका होता है। भाई जो मेरे फेफड़े हैं, जो मेरे लेफ्ट है, वो आपके लिए क्या होगा? राइट। जब वो ऑर्गन मेरा तो मैं आपकी क्यों सुनूं? आप चलाओ अपने ऑर्गन पे, मैं चलाऊंगा मेरे ऑर्गन पे। तो अगर ये मैं ही हूँ तो मेरा ये वाला होगा राइट लंग, ये वाला होगा लेफ्ट। लेकिन आपके हिसाब से क्या होगा, ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट। तो हमेशा आपका होगा भी लेफ्ट राइट होता ही नहीं, वो हमेशा उस पर्सन का होता है। सो दिस इज लिवर। तो अब जरा मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली बना के दिखाता हूँ मैं। आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, लेट्स सपोज
देखो आप देखो तो ये नेज़ल ओपनिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नेज़ल ओपनिंग, नाक के छेद को नेज़ल ओपनिंग कहा जाता है। सो दिस इज नेज़ल ओपनिंग। फिर नाक में यहाँ आपको खाली सी जगह दिखती है, अंदर पूरा खाली कमरा सा बना हुआ है, इस खाली कमरे का नाम होता है नेज़ल कैविटी। अंदर जाओगे तो नाक की कैविटी होती है, जैसे मुंह की अपनी एक ओरल कैविटी है ना, ऐसी नाक की भी अपनी कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, नेज़ल कैविटी। फिर याद होगा दोनों एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, इस कॉमन पॉइंट का नाम मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फेरिंग्स, याद आया। फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है, जो नाक की अपनी कैविटी है, मुंह की अपनी कैविटी है, दोनों एक पॉइंट पे जुड़ रही होती हैं, उसी पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, फेरिंग्स। आपने कई बार एक वो देखा होगा, बहुत सारे आते हैं सपेरे, आपको स्टंट दिखाते हैं, छोटा सांप लेके डालते हैं नाक से और मुंह से निकाल लेते हैं, या मुंह से डालते हैं और कहाँ से निकाल लेते हैं, नाक से। मैंने देखा है ऐसा, रेल में देखा है, छोटा सांप होता है पतला सा, वो सांप को डालते हैं नाक में और यहाँ से मुंह से निकाल लेते हैं। आप कहते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ओपनिंग क्या है यहाँ पर, कॉमन है, यहाँ से वो स्नेक डाल रहे हैं और यहाँ से वो बाहर निकल आ रहे हैं। सर गलती से अंदर चला गया तो नहीं जाएगा। सर क्यों, आपको ऐसे इतना पता, वो मुंह खोल लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जब अंदर जाता सांप उसे अंधेरा दिखता है, जैसे मुंह खोलते हैं लाइट आती है, हमेशा कोई भी चीज़ कहाँ जाती है, टूवर्ड लाइट, अंदर तरफ को नहीं जाता, तो वो अपने ही बाहर आता है। और हाँ बोल बोल बोल, अब बोल। चाहे मुंह से, नाक से, कहीं से भी, तो खुद से मतलब बाहर आ जाता है। हाँ खुद से बाहर आ जाएगा, खींचना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। ओके तो आप देखोगे कॉमन सा पॉइंट फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे एक मैजिकल सी चीज़ आती है, यहाँ ना एक ट्यूब बनती है, यहाँ पे ऐसे ट्यूब बनती है, दो रास्ते बनते हैं एक्चुअली में कह लीजिए। जो पीछे वाला रास्ता है इसको बुलाते हैं ईसोफेगस, क्या बुलाते हैं, और जो आगे जो रास्ता बना है, आगे वाले रास्ते का नाम है ट्रैकिया। आप फ्रंट में ये पकड़ो, ये पूरा, ये क्या है, ये ट्रैकिया है आपका, ये वाला। इसके जस्ट पीछे एक पाइप और जा रही है, उसका नाम क्या है, ईसोफेगस। जो आप खाना खाते हो, खाना इसमें से नहीं जा रहा, इसके पीछे एक पाइप है, उसमें उसको आप पकड़ नहीं सकते, जो जा रही है पीछे पाइप। तो पीछे वाली पाइप का नाम है ईसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप बुलाते हैं। आप आई थिंक समझ चुके हो इसे फूड पाइप क्यों बोलते हैं, खाना इसी से होके जाता है। आगे जो ये है ट्रैकिया, इसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप इसलिए क्योंकि यहाँ से हवा जाती है। देखो मैं आपको ना एयर का रास्ता दिखा रहा हूँ कि हवा कैसे जाती है। हवा ऐसे आई, ऐसे करते करते करते, ये है एयर का रास्ता, ग्रीन वाला, ठीक है। अब दिखाता हूँ फूड का रास्ता कैसा होता है। फूड का रास्ता हो गया ये वाला, ये फूड का रास्ता है। क्वेश्चन है एयर और फूड किस पॉइंट पे आकर मिलते हैं, आंसर क्या है, फेरिंग्स, दोनों एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। क्योंकि हम ये तो पढ़ चुके थे कि ये जो है हमारा ईसोफेगस है, ये आगे क्या करने वाला है, बेसिकली भाई साहब आगे जाके आप जानते हो चल के क्या बनेंगे, एक स्टमक बनता है, वो सब हम पढ़ चुके थे। मैं वो क्यों पढ़ूँ आपको, हम क्या पढ़ेंगे, ट्रैकिया पढ़ेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर फ्रंट में आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा ये ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में देखो स्टार्टिंग में एक पार्ट थोड़ा फूला हुआ है, देख रहे हो, इस फूले हुए पार्ट है, ये ट्रैकिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। इस ट्रैकिया के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं लैरिंग्स, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। जो आवाज़ आप जो निकाल रहे हो गले से, वो यहीं से आ रही है। अगर किसी का ये बॉक्स ख़राब हो जाए तो वो बोल नहीं सकता इंसान। तो सर मतलब जो गूंगे होते हैं उनका ये ख़राब होता है, नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बोलने के लिए इकलौता यही नहीं चाहिए, 10 चीज़ें और भी चाहिए होती हैं, टीथ, टंग, चीक, ये सब भी रिक्वायर्ड है। मान लो किसी के माउथ में कोई इशू आ गया तब भी नहीं बोल पाएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं, सुना नहीं, बहुत मुश्किल है उनको समझना क्या बोलना चाह रहे हैं, टीथ उनके पास नहीं होते, तो ज़रूरी है ऐसा चीज़ें। ओके तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर, यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बॉक्स रखा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम क्या होता है, वॉइस निकालना, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, वॉइस बॉक्स। अब देखोगे तो ट्रैकिया में आपको ऐसे ऐसे रिंग दिख रही रिंग है, ऐसे रिंग, ये दिख रही है ऐसे रिंग हल्की हल्की शेड में। इन रिंग को बोलते हैं कार्टिलेजिनस
रिंग। सर ये क्या होता है, जैसे हम लोग बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट क्यों पहनते हैं कि पेट ज़्यादा फूल के फट ना जाए, ऐसे ट्रैकिया फट ना जाए, इसलिए ट्रैकिया के चारों तरफ क्या मिलती है, चारों तरफ नहीं, एक जगह से रिंग नहीं होती पीछे की तरफ से, क्योंकि पीछे क्या लगा पड़ा है, ईसोफेगस, तो वहाँ से रिंग बन सकती नहीं है, तो ये सिर्फ आगे होती है। इस रिंग का नाम है कार्टिलेजनस रिंग। इस रिंग का काम सिर्फ इतना होता है, कल को अगर आप एकदम से ढेर सारी हवा अंदर खींचना चाहते हो तो खींच लो, आपका ट्रैकिया एकदम से फैलना चाहेगा, लेकिन ये क्या है, एक रिंग है, रिंग उस ट्रैकिया को ज़्यादा एक्सपेंड होने नहीं देगी, जिससे आपका ट्रैकिया नहीं फटेगा। और सोचो अगर आप एकदम से हवा ढेर सारी खींचोगे तो हवा में प्रेशर होता है ना, जब एकदम से प्रेशर आपके गले में पड़ेगा तो आपका ट्रैकिया फट सकता है, तो वो ना फटे इसलिए क्या पाया जाता है, कार्टिलेजनस रिंग। इट प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ ट्रैकिया। अब हमारे जो लंग्स को देखोगे, हमारे लंग्स को ना Z+ की सिक्योरिटी मिली बॉडी में। लंग्स बहुत नाजुक है, लंग्स में अगर कुछ हुआ तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। लंग्स को बचाने के लिए हमारी बॉडी ने हमारी पसलियों का सहारा लिया। हमारे रिब्स कैसे हमारे बचाती है, हमारे इसको आप एक बार इसे देखो, मालूम पड़ जाएगा आपको, यहाँ पे। अब आप ये देखो, ये पूरा एक अंदर एक खाली जगह बन रही है, बेसिकली अंदर हमारे लंग्स हैं, और ये जो हमारे इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बुलाते हैं क्या, रिब्स बुलाते हैं। रिब्स का काम क्या, बेसिकली रिब्स एक केज रेडी करता है, एक पिंजरा रेडी करता है। उस पिंजरे के अंदर कौन बैठा है, लंग्स बैठा है। और सिर्फ इकलौता लंग्स नहीं, आगे बताऊंगा, लंग्स के साथ में दिल भी होता है। और रिब्स में जो सबसे मेन वाली जो हड्डी आपको दी ना, फ्रंट वाली हड्डी, ये वाली, इस फ्रंट वाली हड्डी का नाम स्टर्नम है। क्या है ये, फ्रंट वाली, ये जो बिल्कुल सीधी ऐसे पड़ती है, ये सबके पास ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन अच्छी खासी मिली है, और कैसे मिली है, रिब के। अच्छा देखो, फ्रंट में सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रंट में बचा रहा है इसे स्टर्नम, साइड से बचा रही है रिब्स, पीछे से कौन बचा रहा है, पीछे से देखोगे तो पीछे से बता रहे रीढ़ की हड्डी। देखो पीछे रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, पीछे से रीढ़ की हड्डी। ऊपर से कौन बचा रहा है, हमारा हेड। नीचे से कौन बचा रहा है, हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स। इन शॉर्ट हमारे लंग्स को अच्छी खासी सिक्योरिटी मिली हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बताता हूँ, इसके ऑर्गन्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। देखो, अब आप देखोगे ये रिंग बनी पड़ी है, जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये ऊपर वाला बॉक्स का नाम मैंने अभी बताया आपको, क्या है ऊपर वाला बॉक्स का नाम, ये पूरा लैरिंग्स है। अच्छा, ये जो लैरिंग्स होता है ना, बेसिकली जो पूरा का पूरा ट्रैकिया होता है, ये एक बॉटल के माफिक होता है। बॉटल के ऊपर एक पहले एक ओपनिंग होती है, उसको ढक्कन ऐसे कवर कर लेता है ना। ऐसी जो हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स से पूरा ट्रैकिया शुरू होता है। लैरिंग्स में एक छोटा सा होल होता है बॉटल के जैसा, उस होल का नाम होता है ग्लॉटिस। क्या, ग्लॉटिस। अब उस होल को बंद करने के ढक्कन का नाम होता है एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब ऊपर को बोलते हैं, तो जो ग्लॉटिस के ऊपर होगा उसे क्या बुलाएंगे, एपीग्लॉटिस। अभी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा लैरिंग्स हो गया, ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पूरा हमारे यहाँ से यहाँ तक ट्रैकिया प्रेजेंट हो गया। अब देखोगे यहाँ से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट तो हमारा डिवाइड कर रहा है ये राइट में, एक कर रहा है हमारा ये लेफ्ट में। जो ये वाले पार्ट्स हैं इनका नाम क्या है, बेसिकली इस वाले पार्ट का नाम जो ब्रांचिंग हुआ है इसका नाम होता है ब्रोंकाई। क्या होता है, ब्रोंकाई। अभी सबका नाम लिखेंगे, टेंशन ना लो। तो ये मेन वाला पार्ट क्या हो गया, ट्रैकिया। जो ब्रांच बने इसका नाम क्या हो गया, ब्रोंकाई। अब आप देखोगे तो अंदर ना ऐसे ब्रांचिंग दिख रही है, अगर आपको दिख रही है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे ब्रांचिंग, 1 से 2, फिर 2 से ऐसे 3 4 करते करते ब्रांचिंग आई जा रही है। आप नीचे देखो तो नीचे एक मसल भी है कि नहीं। इस मसल के ऊपर रेस्ट करते हैं हमारे फेफड़े। जैसे आप लोग चेयर पे बैठे हो ना, ऐसे मसल, ऐसे हमारे लंग्स रेस्ट करते हैं। जिस चीज़ के ऊपर ये हमारे लंग्स रेस्ट करे इसका नाम है डायफ्राम। तो हमारे लंग्स जिस पे रेस्ट करते हैं उसका नाम क्या होता है, डायफ्राम। अब ज़रा आ जाओ अपने वाली चीज़ पे, यहाँ पर देखो, जो ये वाली चीज़ है ये है डायफ्राम। देखा है, डायफ्राम। हमेशा दिल जो है वो लेफ्ट वाले लंग्स को प्रेस करता है, राइट वाले को प्रेस नहीं करता। किसको करता है, देखो लंग्स को बनाना बड़ा मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। आपको बस एक
ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इस ट्रायंगल के अंदर फिर आप इसको अपना यहाँ पे लंग्स बना सकते हो, लाइक इस तरह से। अब देखो जो लेफ़्ट वाला है मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना चाहिए। चेंज क्या, इतना पार्ट मुझे रब करना चाहिए और यहाँ पर एक हल्का सा डिप्रेशन बनाना चाहिए। ये डिप्रेशन किसके लिए? ये डिप्रेशन दिल के लिए, यस और नो? यानी राइट में नहीं, लेफ़्ट का स्पेस खाता है हमारा दिल। अच्छा, यहाँ से स्टार्टिंग में क्या आएगा, इसका नाम बताइए क्या होगा? ट्रैकिया, वेरी गुड। 2 में डिवाइड करेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 में 1 और 2, जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका नाम क्या होगा? ब्रोंकाई। क्या रखा जाएगा? ब्रोंकाई रखेंगे। फिर ब्रोंकाई के बाद ये और डिवाइड करेगा, तो मान लीजिए डिवीजन गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। ये भी क्या है? ये भी ब्रोंकाई ही है जो ऊपर आपने पढ़ा था आपने। फिर ये और डिवाइड करेगा और करते करते फाइनली एंड में आपको एक बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इनका नाम जानते हो क्या रखा गया है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जैसे गुब्बारा होता है ना, ये गुब्बारे जैसे होते हैं। जब हवा आपके फेफड़े से निकल जाती है तो ये एल्वियोलाई पिचक जाते हैं और जब हवा भरते हो तो ये फूल जाते हैं। अब सोचो कि एक आपके लंग्स में ऐसे 1 मिलियन से ज़्यादा आपके पास ऐसे एल्वियोलाई हैं। सोचो आपके पास लाखों की तादाद में एल्वियोलाई हैं। जब सब में हवा भरेगी तो लंग्स का साइज़ बढ़ेगा ना, तभी तो जब आप, तो ये छाती का साइज़ बढ़ जाता है ना, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर हवा भर गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो दिखा रखा है कि भाई यहाँ से देखो, यहाँ से हमने छोटा सा पार्ट निकाला और पार्ट निकाल के आपको दिखा दीजिए ना, ये सारे पार्ट, ये सारे क्या हैं? ये सारे एल्वियोलाई हैं। और जो ये है रेड कलर के, ये क्या है? ये है ब्लड वेसल्स। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये आर्टेरियल और वेन्यूल करने की ज़रूरत नहीं है याद। आपको बस याद करना है कि एक ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर लैरिंग्स होता है। ट्रैकिया 2 में डिवाइड करेगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और डिवाइड करता जाएगा और फाइनली एंड में अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जुड़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई। बेसिकली हमारे फेफड़ों में जो हवा पहुंचती है वो एल्वियोलाई तक ही पहुंचाई जाती है। एल्वियोलाई से आप देखोगे तो एल्वियोलाई के पास ब्लड आ रखा ब्लड, तो जो भी आप बाहर से ऑक्सीजन खींच रहे हो वो सारी कहाँ चली जाती है? आपके ब्लड में। फिर ब्लड से आपकी पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को भेज दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम सांस लेते और छोड़ते कैसे? ये तो पढ़ा हमने लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग्स कैसा होता है। तो एक बार पे जरा पहले ग्लॉटिस पे नज़र मार ले, ग्लॉटिस भी कैसा होता है। तो जैसे मान लीजिए ये होगा, ठीक है, लेट्स सपोज ये होगा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की ओपनिंग क्या हो गई? ग्लॉटिस। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। सर ये एपीग्लॉटिस क्या है, क्यों काम करता है? एक बार नज़र मार ही लेते हैं। देखो अब बनाता हूँ मैं ट्रैकिया, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये हो गया ट्रैकिया। बनाता हूँ मैं ईसोफेगस, ये हो गया ईसोफेगस। अब बनाता हूँ मैं एपिग्लॉटिस और ये रहा एपी, ऐसे नहीं, ऐसे मान लीजिए, और ये रहा एपिग्लॉटिस, आई मीन ग्लॉटिस, और ये रहा आपका पीछे ईसोफेगस की ओपनिंग, ठीक है। ऐसे मान लीजिए। अब पता है क्या, जब आप खाना खाते हो तो मान लीजिए आपने कोई खाना खाया, ठीक है, सुनना ध्यान से। आपने खाना खाया, खाना ये आ गया, खाना आपका ऐसे आया होगा। इस खाने को हमें फूड पाइप में भेजना है कि विंड पाइप में भेजना है? खाने को कहाँ भेजना है हमें? ट्रैकिया में भेजना है या ईसोफेगस में भेजना है?
ट्रैकिया आगे है, ये सांस लेने के लिए होता है, इसे हवा के लिए बनाया गया है। और पीछे इसोफेगस है, वो सिर्फ खाने के लिए बनाया गया है। तो हमें फूड को फूड पाइप पे भेजना चाहिए ना भाई। जो रास्ता हवा का है वहाँ अगर आपने भेज दिया खाना तो रास्ता ही बंद हो जाएगा हवा के लिए। अगर हवा का रास्ता बंद हुआ तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो दम घुटने से हमारी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। जहाँ पे खाना और सांस मिलते हैं वहाँ पे जैसे खाना तो 2 मिनट के लिए सांस रुकेगी। 2 मिनट के लिए हाँ, क्योंकि मतलब खाना निपट जाएगी 2 मिनट के लिए। अरे तो वो काम बस कुछ सेकंड्स का होता है। जब खाना निकलती है, जब खाना निकलते तब मिलता है हमारा एयर और फूड मिलता है। जब खाना निकलते तो खाना यहीं अटका रहता है। खाना सिर्फ यहाँ पे मुश्किल से सेकंड भर के लिए होता है, तुरंत खाना कहाँ आता है, ईसोफेगस में चला जाता है। ये रुकेगी फिर सांस कुछ टाइम 2 सेकंड के लिए। दो ज़्यादा बोल रहे, 1 सेकंड मान ले हार्डली। तो कैसे को हाँ रुकेगी नहीं, मतलब हाँ रास्ता बंद हो जाता है। उसे मतलब ये कौन बता कि फूड है तो उसको पाइप नहीं जाता। क्या भाई, ये सिंपल सा याद रखो, फूड पाइप को फूड पाइप में भेजना है, इसको हमें यहाँ भेजना है। ये है हमारा ईसोफेगस। बताता हूँ मैं, जैसी खाना यहाँ आएगा, ये क्या है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद एपिग्लॉटिस किसको बंद कर देगा, ग्लॉटिस को बंद कर देगा। यस और नो। जब ग्लॉटिस को बंद कर देगा तो यहाँ से इसका रास्ता क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब आसानी से कहाँ चला जाता है, ये ईसोफेगस में। जब खाना आप निगलते हो या पानी भी आप निगलते हो तो सबसे पहले ना ये चीज़ ऊपर उठती है। ये क्यों है, ये एपिग्लॉटिस का बैक वाला साइड है। ये सबसे पहले बंद करेगा कैसे, ग्लॉटिस को। जब ग्लॉटिस बंद हो जाएगा, यानी हवा का रास्ता बंद कर दिया हमने, अब खाना किसी भी हाल में उसमें तो नहीं आने वाला। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, फूड पाइप। तो खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। सर क्या हो ये ठीक से बंद ना हो, तब दिक्कत आती है। और क्या आएगा, जब हमें हवा, देखो हमें सांस लेने के लिए ये नहीं करना होता, इसे किस लिए, पानी या खाना निगलने के लिए, खाने के लिए नहीं, निगलने के लिए। देखो ना, जब आपने खाना नहीं खा रहे तो ये जो आपका एपिग्लॉटिस है ये खुल जाता है। मतलब ऐसा मान लीजिए, ये रहा आपका ट्रैकिया और ये रहा आपका ईसोफेगस और ये रहा मान लीजिए एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो, जो हवा आ रही है कोई दिक्कत नहीं, हवा अगर चली जाए फूड पाइप पे तो भी क्या इशू है, कोई मसला है ही नहीं, वहाँ हवा तो निकल भी सकती कहीं। अब सोचो, हमें हवा के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई खाना कुछ भी आप खाते हो तो सबसे पहले एपिग्लॉटिस किसे बंद करेगा, इसको। इतना बड़ा नहीं होता एपिग्लॉटिस, छोटा ही होता है, वो सिर्फ कवर करता है किसको, ट्रैकिया को। वो ईसोफेगस को कवर कभी नहीं करेगा। पता है क्या होगा, अगर आप सुना होगा कई बार कि बोलते वक्त खाने खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। चलो एक चीज़ और समझो आप, सांस लेने को बोलते हैं इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन ऑफ एयर का मतलब होता है सांस लेना, और सांस छोड़ने को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। यानी आप सांस छोड़ो तो क्या बोलोगे, सर मैं एक्सपायरेशन ऑफ एयर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। सांस लोगे तो सर इंस्पायरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हाँ या ना। ओके, मैं आपको बेसिक से फिज़िक्स का लॉ पढ़ाता हूँ। फिज़िक्स ये कहती है, जो एयर होती है, एयर हमेशा मूव करती है ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। ये एयर का एक बेसिक सा मूवमेंट है। एयर हमेशा ज़्यादा से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब प्रेशर का जो हिसाब किताब है वो वॉल्यूम के साथ उल्टा होता है। मतलब अगर आप किसी जगह का वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर उसका खुद ब खुद कम हो जाता है, और अगर वॉल्यूम छोटा कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाता है। आप ऐसा समझो, एक गुब्बारा है, गुब्बारे का साइज जितना बड़ा रखोगे उसमें प्रेशर उतना गिरता चला जाएगा, है ना। और गुब्बारे का साइज जितना छोटा कर दोगे उसमें प्रेशर उतना ही हवा का ज़्यादा हो जाता है। एक काम कर लेना, जब एक गुब्बारे में थोड़ी सी हवा भरना, उसको बड़ा, अब बस उसको उसका नोजल बंद कर लेना, ऐसे पूरा बड़ा कर लेना, बहुत उसको आप आसानी से पिचका पाओगे, है ना। लेकिन उसी को, हवा को ऐसे ऐसे अंदर समेटते समेटते छोटे साइज़ में ले आना। जब छोटे में लाओगे तो दबाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाँ कि ना। हवा तो उतनी है, अब साइज़ छोटा कर दिया ना आपने, तो ये चीज़ तो क्लियर है। वॉल्यूम बढ़ा दोगे प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाता है। ये प्रेशर का एक रिलेशन है वॉल्यूम के साथ।
तो अगर मुझे कभी किसी का प्रेशर घटाना हो तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, उसका वॉल्यूम बड़ा कर दो आप। और अगर मुझे किसी का प्रेशर बढ़ाना होगा तो वॉल्यूम छोटा कर दो, तरीका है। तो हम सांस कैसे लेते हैं देखना, हमारा इंस्पायरेशन का तरीका सुनना कितना कमाल का है। हमें इतना पता है कि अगर हमें सांस लेनी है तो हमें फेफड़ों में हवा बाहर से अंदर लानी है, हाँ या ना। फेफड़ों के अंदर हवा लाने के लिए तो आप बेसिकली एयर को बाहर से अंदर लाना चाह रहे हो, तो हवा का प्रेशर बाहर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और आपके लंग्स में क्या होना चाहिए, कम। भाई हवा के मूव करने की कंडीशन तो यही होगी कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा कर दो, अंदर का प्रेशर कम कर दो। सवाल है क्या आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज कर सकते हो? हम नहीं कर सकते भाई, हम इस पूरे अर्थ का प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने लंग्स का तो कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने लंग्स का प्रेशर गिरा दूं तो बाहर का प्रेशर कंपैरेटिवली हाई माना जाएगा, तो हवा अपने आप अंदर बाहर से अंदर आएगी कि नहीं आएगी। अब मैं अपने फेफड़े का प्रेशर गिराऊं कैसे, तो वही लॉ लगता है फिजिक्स का। वॉल्यूम बड़ा कर दो अपने लंग्स का साइज बड़ा कर दो, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दोगे, प्रेशर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए जब हमें सांस लेनी होती है हम क्या करते हैं, हम साइज बड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फेफड़े का बड़ा कर रहे हैं ना। क्यों सर, यही तो पढ़ाया गया कि जब लंग्स का साइज बड़ा कर लोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर अंदर घट जाएगा। प्रेशर घटेगा तो बाहर एयर खुद से, बाहर से एयर खुद ब खुद अंदर आ जाएगी। तो सर जब हमें सांस छोड़नी होगी तो हमें सांस छोड़ने के लिए हमें अपने फेफड़े से हवा बाहर भेजनी है, यस और नो। तो अंदर प्रेशर होना चाहिए ज़्यादा, बाहर प्रेशर होना चाहिए कम। अगेन आप हवा का प्रेशर कम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो आप एक काम करो ना, आप अपने लंग्स का प्रेशर इतना ज़्यादा कर दो कि बाहर के मुकाबले ये अपने आप ज़्यादा हो जाए।